हम लोग क्लास 9th के में SST का चैप्टर सब्जेक्ट सिविक्स में आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहला चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट इन फेवर एंड आर्गुमेंट इन अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे इस सिविक्स चैप्टर में जिसको कि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो लगभग ये जो चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी, उससे पहले थोड़ा सा जान जाएं कि डेमोक्रेसी है क्या। वैसे मैंने इसको अपने पिछले ऑडियो लेक्चर में इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया था, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने से पहले मैं इसको एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल है, एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी और इसके कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो हम लोग उस दोनों टॉपिक्स पे आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा आर्गुमेंट इन अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वैसे अगर कहा जाए तो इसमें जो भी टॉपिक्स लिया गया है, इसमें जो पॉइंट्स लिया गया है वो लगभग वो आपको फेवर में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उसका एक डार्कर साइड भी है। तो पहला जो है आपका कि इसमें कि लीडर्स जो है इसमें बराबर बदलते रहते हैं। एक सर्टेन टाइम पे यहाँ पर लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, एक निश्चित अंतराल पे इनमें बदलाव आता है, चेंजेस होते रहते हैं इसमें लीडर्स। इसके कारण क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। हर एक समय के बाद जो लीडर्स चेंज होते हैं तो पिछले लीडर्स के द्वारा जो किया हुआ काम है वो नए लीडर्स के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि काम करने में परेशानी होती है। दूसरा है कि डेमोक्रेसी में आपको पॉलिटिकल कंपटीशन, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर लोग जीतना चाहते हैं और वो सरकार बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके क्रम में उस चुनाव को जीतने के लिए बहुत सारे लोग मतलब डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, माल प्रैक्टिस यूज़ करते हैं और उस चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं। इसका एक लास्ट पॉइंट में भी आपको देखने को मिलेगा कि इस डेमोक्रेसी में आपको मोरालिटी का बहुत ही ज़्यादा अभाव होता है। मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे कभी आप किसी एक पार्टी में शामिल हैं और कभी आप दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो पहले जिस पार्टी में होते हैं आप उसकी बड़ाई करते हैं और फिर जैसे ही आप दूसरी पार्टी बदलते हैं तो फिर अपनी प्रीवियस पार्टी को आप बुरा भला कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मोरालिटी देखने को नहीं मिलता है, मोरालिटी का बिल्कुल ही अभाव होता है। ये इसके एक आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है इसका कि यहाँ पर जो लीडर्स चुन के आते हैं उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि लोग को क्या चाहिए, लोगों के नीड्स के बारे में उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग जनता के लिए जितना काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो ये इसका एक डार्कर साइड है, क्योंकि अब मान लेते हैं कि अगर कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो उसके पास ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का कोई उसके पास डिग्री होता है कि वो एग्रीकल्चर के बारे में सारी बातों को जानता होगा। तो वहाँ पर ये समस्या आती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा जनता के नीड्स के बारे में नहीं पता होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि उसके नीड्स को नहीं जान पाते हैं वो लोग। चौथा पॉइंट है आपका करप्शन। करप्शन भी एक अहम मुद्दा हो जाता है, क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं, अब उस चुनाव जीतने के लिए आप ब्लैक मनी यूज़ करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि आप वैसे लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं जिनके पास पैसा कम होता है लेकिन टैलेंट पूरा होता है, और वैसे लोग जीत जाते हैं जिनके पास पैसा पूरा होता है लेकिन उनको कोई अच्छा नॉलेज नहीं होता है, उनको कोई अच्छा मतलब पता नहीं होता है लोगों की नीड्स के बारे में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये सारा जो कुछ था आर्गुमेंट में होता है। आर्गुमेंट एक पॉइंट और आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे इस डेमोक्रेसी में डिसीज़न लेने में काफ़ी डिले होता है।
अब इसके पीछे भी रीज़न है, अगर इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करके बनाया जाता है रूल, तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है वो थोड़ा सा डिले होता है उसको बनाने में। तो ये एक इसका पॉजिटिव साइड भी है और ये इसका एक निगेटिव साइड भी है, क्योंकि अब डिले होना एक निगेटिव है, लेकिन बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करके बनाया जाता है, ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो ये जो डिले है ये इसका एक आर्गुमेंट इन अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में चला जाता है, इस डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में चला जाता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट इन फेवर डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट्स इन फेवर ठीक है। तो पहले पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट को आप डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा एक फैक्ट बता दें कि ये आपको इस पॉइंट में ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि चाइना में एक बार 1958 से 61 के बीच में, 1961 के आसपास, 52 से 58 से 1961 के बीच में, सॉरी, उसमें आपको फेमीन आया था। उसी के बारे में हम लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, ज़्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है। अब कैसे? तो हम लोग उस इंसिडेंट को फिर से लेते हैं कि 1958-61 में जो चाइना में अकाल आया था, तो उस समय के स्थिति से अगर भारत की स्थिति को कंपेयर किया जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं था भारत, लेकिन फिर भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि अगर उस ऐसा फेमाइन अगर भारत में आया होता तो उसमें उतने लोग ना मरते जितने कि चाइना में मरे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या दिया गया? क्योंकि रीज़न ये दिया गया कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, और वहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो इस कारण से क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था नहीं तो कोई जनता सवाल कर नहीं सकती है, वहाँ मीडिया उतना स्वतंत्र है नहीं तो वहाँ पर सवाल कर नहीं सकती है। तो इस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पर मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन इंडिया में क्या होता है, हमारे यहाँ प्रेस को फ्रीडम है और यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि आर्गुमेंट फेवर में कि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजंस लिया जाता है उसकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होती है। डेमोक्रेसी इंप्रूव दी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग मैंने, अब थोड़ा सा पीछे जाइएगा अगर आप, तो आपने देखा होगा आर्गुमेंट इन अगेंस्ट डेमोक्रेसी में कि इस डिसीजन को लेने में वो डिले होता है। तो डिले क्यों हुआ था? मैंने बताया था कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करके बनाया जाता है, इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे डिले होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अब इस डिले के पीछे अब बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना अच्छी बात है। अगर आप एक कोई काम करते हैं और 5 लोगों से उसकी राय लेते हैं तो हो सकता है कि आपको उस काम के बारे में ज़्यादा पता ना हो, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आप डिसीजन ले पाएँ 5 लोगों से पूछने के बाद। तो अब इससे क्या होता है, डिसीजन अच्छा बनता है, भले ही देर बनता है लेकिन जो भी डिसीजन बनता है वो दुरुस्त बनता है। तो ये एक इसका फेवर में आ जाता है, इसके पॉजिटिव्स में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ें। जो डेमोक्रेसी है वो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर कैसे? क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी शायद ही किसी कंट्री में हो। तो और यहाँ पर आपको सोशल डाइवर्सिटी मिल सकता है, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हर तरह की डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, उन सारे लोगों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है ताकि कोई भी व्यक्ति या तो अपने आप को माइनॉरिटी फील ना करे, कोई भी आदमी को ऐसा ना लगे इंडिया में कि वो यहाँ से अलग है, इस देश का नहीं है। तो ये जो हमारा जो डेमोक्रेसी है इन सारे लोगों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, इसको प्रोवाइड यहाँ पे आपको एक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इस सोशल में जो ये, जैसे अगर हम मान लेते हैं बाई कास्ट को ही देख लीजिए आप कि कास्ट वाइज कोई SC है कोई ST है तो हम लोग उसको रिजर्वेशन दे के उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल है उसको भी हम लोग रिजर्वेशन देते हैं। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, जो पिछड़ा है उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं और जो आगे जा रहा है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ पीपल।
अब डिग्निटी कैसे? अब डिग्निटी का मतलब आत्मसम्मान। यहाँ पर चूंकि सारे जो लोग हैं वो, चाहे वो हमारे देश का नेता हो, चाहे वो हमारे देश का नौकर ही क्यों ना हो, सारे लोग जो हैं वो एक बराबर हैं, सभी भारत के नागरिक हैं। तो अगर ऐसा होने से क्या होता है, लोगों के बीच में एक आत्मसम्मान की भावना जगती है, सभी लोगों को लगता है कि हम लोग एक बराबर हैं। तो इससे सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक यूनिटी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद लास्ट है हमारा, इट अलाउज टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। हमारा जो अपना मिस्टेक है उसको करेक्ट करने की भी इजाज़त देता है हमारा डेमोक्रेसी। तो अब वो कैसे देता है? अब आप देखिए कि अगर हमने कभी चुनाव में किसी गलत नेता को चुन लिया या वैसे नेता को चुन लिया जो बाद में आकर के काम नहीं करता है, तो आप क्या कीजिएगा, अगले बार उस नेता को बदल दीजिएगा। और बदलने से क्या होगा कि आपने जो पिछली गलती की थी उसको आपने सुधार लिया, और उसको भी लगेगा कि मैंने जो पिछली बार गलती की थी अब उस गलती को दोबारा न दोहराऊं। और इससे क्या होगा कि आपको जो पिछली गलती है उसको आपने सुधारने का मौका मिला। और ऐसा जो ऑप्शन है वो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, चाहे वो आप डिक्टेटर ले लीजिए, चाहे वो आप मोनार्की सिस्टम ले लीजिए, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट डेमोक्रेसी, तो वहाँ पर आपको अपनी गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलता है। तो अब आप देख लीजिए इसी कारण कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसके पक्ष में इतनी बातें चली जाती हैं, इसीलिए हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। अब आपको देखिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएसटी का 15 तारीख को, तो उसमें आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका जो कौन सा ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डिग्निटी को मेंटेन किया जा सकता है। और इसमें आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो आपको सिविक्स में क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपको हिस्ट्री में आएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स में आएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी में होंगे, सभी आपको जितने भी फैक्ट और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उन सबको आप ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और बेहतर कीजिए, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़िए, जितना मैंने नोट्स भेजा है उसको भी आप देख लीजिए, उसमें जितने भी ईयर मेंशन होंगे, जितने भी लीडर्स का नाम होगा, उन सबको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए और थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।